हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज है उसका डे 22 का सेट को डिस्कस करेंगे जो 25 फरवरी 2025 को डिस्कस करवाया गया था। इसमें पहला टॉपिक है करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो याद रखेंगे माई प्राइड माई स्कूल अभियान की जो शुरुआत की गई है यह हिमाचल प्रदेश में की गई है और यह 2024 में शुरू की गई है। याद रखेंगे माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत 2024 में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई है। तो मेक इन इंडिया के पूरक के रूप में जो है शुरू की गई है क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल। याद रखेंगे कि मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में क्रिएट इंडिया चैलेंज पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु शुरू की गई है लाडली योजना। याद रखेंगे जो लाडली योजना है इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है और इसे शुरू किया गया है 2023 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है WHO द्वारा कुष्ठ रोगों को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है। तो WHO के द्वारा जो कुष्ठ रोग होता है इसको खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है जॉर्डन को। याद रखेंगे जॉर्डन को जो है WHO के द्वारा कुष्ठ रोगों को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश जो है मिस्र को घोषित किया गया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना। तो भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया है यह 2023 में किया गया है। याद रखेंगे भारत को कालाजार मुक्त 2023 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कानी परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई और इस परियोजना से किन दो राज्य को शामिल किया गया है। इसमें राज्य का बात किया गया देश नहीं होगा यह राज्य हो जाएगा। तो इसमें जो है चेन्नई और यानी तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को शामिल किया गया है और यह 10 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था कानी परियोजना। नेक्स्ट है किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी है। यह रखा गया है अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत। याद रखेंगे अमृत रेलवे परियोजना के तहत जो है स्टेशन परियोजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो तरुण प्लस योजना के तहत जो है ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेनगंगा और जलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तो वेनगंगा और जलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को जो है यह महाराष्ट्र के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। याद रखेंगे और ये जलगंगा जो है यह सहायक नदी है ताप्ती की। नेक्स्ट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है यह BD सावरकर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है। तो जो कृत्रिम ग्रेफाइट होता है यह एचिसन विधि से तैयार किया जाता है। याद रखेंगे एचिसन विधि के द्वारा कृत्रिम ग्रेफाइट को बनाया जाता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों से
पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप ले लेता है। तो संसद के अगर दोनों सदनों में कोई बिल जो है विधेयक अगर पारित हो जाता है तो अगर उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कोटदीजी कहाँ स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो पूरा स्थल है कोटदीजी यह सिंध प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस बात से संबंधित है। तो प्रस्तावना जो है यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन के योग्य है। यह कथन जो दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग द्वारा पीतरस का निर्माण होता है और पीतरस की प्रकृति क्या होती है। तो मानव शरीर में जो लीवर होता है इसको हम लोग यकृत बोलते हैं, इसके द्वारा जो है पीतरस का निर्माण होता है और पीतरस का जो प्रकृति होती है यह क्षारीय होता है, यानी यह क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। छांटना है। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल और उपभोक्ता दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता जो हो जाएगा यह जैविक घटक हो जाएगा। अगला है डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा की गई थी। तो डीएनए की खोज जो की गई थी 1869 में की गई थी और आरएनए की खोज 1868 में की गई थी और इसकी जो खोज की गई थी फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। फ्रेडरिक मिशर के द्वारा डीएनए और आरएनए की खोज की गई थी। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा गर्म होने की जो प्रकृति होती है उसे हम लोग कहते हैं विकिरण। नेक्स्ट है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। याद रखेंगे कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया 10 जनवरी 1975 को किया गया था और नागपुर में महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लाया गया था। याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया है, याद रखेंगे। और पूरे भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था यह 2005 में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा हुआ है जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है मानव शरीर की अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो अक्षीय तंत्र होता है उसमें हड्डियों की संख्या जो होती है 80 होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में जो है अनेक नली समान संरचना होती है, उससे हम लोग जानते हैं हैवर्सियन नलिका, इसे हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन नलिका। अगला क्वेश्चन है आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में बांटा था। तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में प्राणी जगत को
5 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें शामिल था एनिमिलिया यानी एनिमल, उसके बाद प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक में बांटा गया था। याद रखेंगे ये आर.एच. विटेकर का प्राणी जगत वर्गीकरण है, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। नेक्स्ट है, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो पहली बार जो है गरीबी हटाओ का नारा 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, किसने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? तो यह किया गया था नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित किया और राष्ट्रीय एकता का मार्ग को प्रशस्त किया था। नेक्स्ट है, जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहां किया? तो जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया गया था 7 मई 1945 को और रूस में किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, H5N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? तो H5N1 वायरस से जो है बर्ड फ्लू होता है। याद रखेंगे, जो बर्ड फ्लू होता है यह H5N1 वायरस से होता है। अगला है, डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? तो डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम है ये जंतु के प्रोटिस्टा संघ में आते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा प्रोटिस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे, जो आदित्य L1 है यह सौर मिशन है और इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो बिहार में जो है कांग्रेस का 37वां आयोजन था और ये 1922 में गया में किया गया था और इसके जो अध्यक्षता किया गया था यह CR दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक विविधता, बिहार नहीं होगा, यह भारत हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक विविधता जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि केरल में स्थित है। याद रखेंगे, साइलेंट वैली जो है यह केरल में है, जिसे हम लोग शांत घाटी बोलते हैं। और एक और होता है फूलों की घाटी। तो याद रखेंगे, जो फूलों की घाटी है यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखेंगे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी है और शांत घाटी जो है यह केरल में है, जहाँ पे सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा किया गया था? द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किया गया था 1998 में और यह ऑक्सफोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया था। याद रखेंगे, और इसके जो लेखक हैं द इंडियन स्ट्रगल के एस.एन. बोस हैं। अगला है, जिसमें इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया हुआ है। मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मानव का जो ब्लड होता है उसके प्लाज्मा में जो पानी होता है यह 90 से 95% होता है। नेक्स्ट है, रक्त के ABO समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा गया है? तो AB+ जो होता है यह सर्वग्राही होता है, यानी यह किसी से भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जो है पहला है ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, ये गलत है। अगला है एरिथ्रोसाइट्स, यह लाल रक्त कणिकाएं, यह मिलान हमारा सही हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है? तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है यह RBC
यानी रेड ब्लड सेल के द्वारा होता है और इसका जो आकार होता है यह बटन नुमा होता है, यह बटन के आकार के जैसा होता है आरबीसी और यह ऑक्सीजन का सबसे अधिक परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगते हैं? तो याद रखेंगे, शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको लगभग 60 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, रक्त वाहिकाओं में से कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? तो यह होती है महाधमनी, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है? तो यह हो जाएगा महाशिरा, यानी महाशिरा के द्वारा जो है ब्लड हृदय में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, पौधों में रंध्रों के झूलने और बंद होने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह होता है पोटेशियम। पौधों के रंध्रों में घुलने और बंद होने के जो पोटेशियम होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? तो हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व जो होते हैं यह दायां नीले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है? तो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। याद रखेंगे, जो फुफ्फुस धमनी होती है यह अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, हृदय से फेफड़े तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होने वाले शिथिलन या शिथिलन नहीं, यह हो जाएगा शिथिलन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं? तो जब मानव शरीर के हृदय में जो शिथिलन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक और जो संकुचन होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। याद रखेंगे, शिथिलन को बोलेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होगा यह संकुचन को बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ये होता है एबी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आरएच फैक्टर एक एंटीजन है और इसका जो खोज है लैंड एस्टेनर के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, और यह मुख्य रूप से बंदरों में इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो यह होता है जस्ता, यानी जो जिंक होता है, तो जिंक पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त जो होता है गाढ़ा, लाल, लसलसा और श्यान होता है? तो यह होता है एल्ब्यूमिन के कारण। याद रखेंगे कि रक्त प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन अत्यधिक मात्रा होने के कारण ब्लड जो होता है गाढ़ा होता है, लाल रंग होता है, लसलसा और श्यान होता है। नेक्स्ट है, रात्रि दूरदर्शी उपकरणों में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रात्रि दूरदर्शी जो यंत्र होते हैं उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवणता कितने डेसिबल होती है? तो मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की जो प्रवणता होती है यह 130 डेसिबल तक होती है। नेक्स्ट है, फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए हम लोग पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? समुद्री जहाज द्वारा समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों तक कितने सेकंड के लिए रहता है? तो ध्वनि का जो प्रभाव होता है यह मानव के कानों तक 1/10 सेकंड के लिए होता है। अगला है,
ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें गमन करती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है सबसे अधिक स्पीड से ठोस में गमन करती है, यानी इस्पात में गमन करती है। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच मिनिमम जो है 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बादलों की बिजली के चमक के काफी समय बाद इसकी गर्जना सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो बादलों की बिजली के चमक के काफी समय बाद जो है इसकी गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण होता है कि ध्वनि की चाल जो होती है यह प्रकाश की चाल से कम होती है, इसीलिए इसको सुनने में ज़्यादा टाइम लगता है और प्रकाश की चाल ज़्यादा होने के कारण जो है यह पहले दिखाई देती है। नेक्स्ट है, सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तल हैं जो समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? ये तल नहीं तत्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 तत्व हो जाएंगे, जिसमें है H2, O2, N2, F फ्लोरीन, Cl2, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी जो है समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप का गमन यह -273 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे, तथा यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करता है। परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे, यह जो है परम शून्य ताप है। नेक्स्ट है, जीडीपी से मूल्य ह्रास वाले हिस्से को घटाया जाए तब बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? तो जीडीपी से मूल्य ह्रास वाले हिस्से को अगर घटा दिया जाए तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया है? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है यह 1921 को कहा गया है। वहीं लघु विभाजक कहा गया है यह 1951 को कहा गया है। यानी 1921 में जो जनगणना हुई थी इसे जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा गया है और 1951 के जो जनगणना हुई थी उसे लघु विभाजक वर्ष कहा गया है। नेक्स्ट है, कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल है? तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जो लोग हैं यह भारत में कार्यशील जनसंख्या के रूप में शामिल है। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो जो सर्वोदय योजना है यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में चलाई गई थी, याद रखेंगे, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जानते हैं? तो भारत के थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से नीति आयोग को जाना जाता है और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था यह किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं प्रधानमंत्री। साथ ही याद रखेंगे कि योजना आयोग जो है इसका पूर्ववर्ती संस्था है, यानी नीति आयोग की जगह पे पहले योजना आयोग था। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1952 में की गई थी और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है? तो भारत में रुपए का जो अवमूल्यन किया गया है अभी तक 3 बार किया गया है। सबसे पहले 1949 में किया गया था, फिर 1991 में किया गया था और फिर उसके बाद 1966 में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? यह डोमर हो जाएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित थी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से लेकर के 1956 तक थी। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, जो कि 1956 से 61 में थी। और साथ ही याद रखेंगे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना यह जर्मनी की सहायता से की गई थी। याद रखेंगे, जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आवर्ती योजना, जो रोलिंग प्लान है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आवर्ती योजना यानी रोलिंग प्लान का जो प्रतिपादन किया गया था यह गुरनाल मिडल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत में आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है यह 1981 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला है, राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया था? तो राव मनमोहन मॉडल का जो है 1991 में पेश किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 1991 में ही हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला था और यह जो शुरू किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा गया है? तो यह है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित जो योजना थी यह थी छठी पंचवर्षीय योजना। याद रखेंगे, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी यह आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी।